नासरा इकबाल जो अलामा इकबाल के जो बेटे थे साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल की वाइफ है, और खुद अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन के हक में ना हो, क्योंकि पता नहीं ये है वो है। मुझे इस आई हैव टू एडमिट कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि खान साहब अब क्या चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री या आर्मी और उसके अंदर चंद सिविल सर्वेंट्स, एक तो वो ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप हैं पॉलिटिशियंस। इधर इमरान खान है और उधर वो बाकी लॉट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि काफी वक्त से इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा हुआ है और स्थिति काफी खराब होती जा रही है, और इसके बावजूद पाकिस्तान की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और कई सारे विशेषज्ञों की और एनालिस्ट की हम माने तो इस जो क्राइसिस है इस से सुधरने में काफी समय लगेगा, और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको काफी दर्दनाक हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसी सबके बीच में बात करें तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने अलग ही ड्रामों में और अपने ही अलग उसमें लगे रहते हैं। जो क्राइसिस है सामने उनकी इतनी ज्यादा किसी को पड़ी नहीं है। और इसी सब के बीच आप सबको याद होगा कि संडे को ये खबर आई कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम इमरान खान है उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पर गई थी। और उसके बाद फिर मंडे को राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि खान साहब दीवार फांद करके अपने पड़ोसी के यहाँ चले गए। तो कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन पे आज हम बात करने वाले हैं, और इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने मशहूर ऑथर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और जो एक अहम मुद्दा है उस पर बात करने के लिए आप हमारे यहाँ आए। सर, मेरा सवाल यही है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, बावजूद उसके कि किसी को भी नहीं पड़ी है कि चाहे ऑपोजिशन हो या जो अभी पार्टी सत्ता में है उनकी बात करें, आम लोग हैं, किसी को भी नहीं पड़ी है कि पाकिस्तान में जो सामने क्राइसिस हो उसके बारे में कोई हल निकाला जाए या मिलजुल कर इन हालात का सामना करें। अभी हमने इमरान खान की अगर हम बात करें तो उनको जो उनके खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था उस सब से बचने के लिए उन्होंने दूसरी जगह चले गए। और वैसे तो वो एक तहरीक चला रहे थे जेल भरो, फिर वो खुद ही पुलिस से भागकर चले गए। ये क्या चाहते हैं? अदालत में पेश होने से क्यों बच रहे हैं इमरान खान? जो बात शायद आपने नहीं सुनी और मैंने खुद सुनी है अभी थोड़ी देर पहले, जस्टिस नासरा इकबाल जो अलामा इकबाल के जो बेटे थे साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल की वाइफ है, और खुद हमारे हाई कोर्ट की वो जज रही हैं। उनके बेटे भी मुनीब इकबाल जो हैं वो पीटीआई के बहुत करीबी सपोर्टर है, और वो उनमें से हैं जिन्होंने शायद अपने आप को अरेस्ट करवा लिया है। लेकिन खान साहब जो हैं वो वहाँ से गायब हैं, या उन तक किसी को पहुँचने का पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नासरा इकबाल, जस्टिस नासरा इकबाल ने ना सिर्फ अपने बेटे को कहा है कि मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं था, मिसाल उन्होंने दी है कि लीडर तो थे महात्मा गांधी, लीडर तो थे महात्मा गांधी जो सबसे पहले खुद अरेस्ट होते थे। तो ये कैसा इनका लीडर है कि खुद चुपता फिरता है और बाकी लोगों को आगे करता है कि वो अंदर हो जाए। तो जब जस्टिस नासरा इकबाल और इकबाल के ख़ानदान से ये बात शुरू हुई है और महात्मा गांधी की अजमत को उन्होंने कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक इन सारी बेहुदा हरकतों के ऊपर वो लोग भी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीबी, आप कह सकते हैं, सोचने वाले लोगों में से हैं। डॉक्टर जी। नासरा इकबाल जो है वो एक बड़ी रोशन ख्याल जज रही हैं, और उन्होंने हमेशा जो जजमेंट्स दी हैं वो अवामी किस्म की दी हैं, रहम दिल हैं, फराख दिल हैं। और अब उन्होंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया,
बल्कि कहा है कि मैंने तो उसे कहा था कि मत जाओ, लेकिन ये चला गया है। लेकिन ये कैसा लीडर है इनका, जो खुद तो बचता फिरता है। लीडर तो थे महात्मा गांधी, जब वो करते थे तो सबसे पहले खुद को अरेस्ट कराते थे। तो लीडर इसके का तो बाद मतलब ही सर ये होता है कि आगे से लीड करना और लोगों को राह दिखाना। इमरान खान जेल भरो तहरीक तो चलाते हैं, लेकिन खुद अदालत में पेश होने से डरते हैं। एक सवाल और ये सर कि पाकिस्तान में जो पीएमआई आ रहे हैं, उन्होंने इमरान खान के जो बयान है या जो भी वो किस तरह के भाषण दे रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और एक चैनल के ऊपर तो एक्शन भी लिया गया और बाकी सारे चैनल को भी हिदायत कर दी गई कि अगर किसी ने भी चलाया या इस तरह की कोशिश की तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस सब के बारे में आप क्या कहते हैं सर? देखें, स्टेट को जैसे आइडियली तो इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए और ये यकतरफा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि जब ये पंजाब पार्टीशन हो रही थी तो हुकूमत बरतानिया भी जो पंजाब में थी, जहाँ पे दंगे फसाद होते थे, उनको ब्लैकआउट कर देती थी। तो स्टेट्स जो है ना, इन हालात में देख के कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ऐसे इकदामात कभी ना कभी करती हैं। तो ये मतलब इस किस्म की एक्टिविटी शायद डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेकिन स्टेट का एक अपना भी तो सोच होती है ना कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन ना हो जाए और एक दंगा फसाद ना शुरू हो जाए। तो हो सकता है उन्होंने ये सोच के किया हो। जी, ऐसा ही कहना है कि इमरान खान अपने भाषणों से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और लोग भड़क सकते हैं और स्थिति खराब हो सकती है। इसकी वजह से जी। इमरान खान के भाषणों पर बैन लगाया गया है। हाँ बिल्कुल, फिर अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये बुनियाद है तो इसकी तो गुंजाइश है। अपना जो भी ट्रेडिशन है हुकूमत की कि व्हेन अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिकम्स वॉलेटाइल एंड एक्सप्लोसिव और लगे कि दंगे फसाद होंगे, तो स्टेट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इस किस्म की एक्टिविटीज को। ये स्टेट्स कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना कि हालात जो है बेकाबू ना हो जाए। जी। लेकिन सर अगर इमरान खान की हम बात करें तो इमरान खान पिछले साल अप्रैल में उनकी सरकार गिरी थी और लगभग पौने 4 साल तक वो सत्ता में रहे। अब तक समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद भी वो लगातार सरकार के अगेंस्ट और एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करते रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कुछ खास मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप कुछ अगर मुझे बता पाएँ कि क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान? एक बात तो हम बार बार बोल रहे थे कि जी, ही विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन इलेक्शन। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन के हक में ना हो, क्योंकि पता नहीं ये है वो है। मुझे इस आई हैव टू एडमिट कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि खान साहब अब क्या चाहते हैं। क्योंकि एक रूलिंग तो आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट की, अब तनी हाई कोर्ट की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसकी शायद अप्रूवल दे दी है कि इलेक्शन 30 अप्रैल तक हो जाएं पंजाब में और शायद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, मेहल, इन दो प्रोविंसेस में। और उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे। तो पीपल पीटीआई को तो खुश होना चाहिए अब कि जो वो चाहते थे उस पर एग्रीमेंट हो गई है। लेकिन अब पीटीआई के अंदर कुछ और सोच है इसके मुतालिक, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, इसको टोटल कंफ्यूजन है और जो मुझे मिलता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लेकिन जी। आई एम इन नो पोजीशन के इन सब इंफॉर्मेशन के बैठ के मैं ये कह सकूँ ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन कॉल पीटीआई की जो है, अब तो कोर्ट ने मान ली है कि हम इलेक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है, तो फिर अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। जी। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान के हालातों की बात करें तो अगर जो सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान पहले भी इस तरह की सिचुएशन से कई बार सामना कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद हो जाती थी और उससे बाहर निकल आते थे। लेकिन उसके बाद फिर से वही हालत बन जाते हैं, फिर वैसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार हालात खराब होते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है, फिर हालात खराब हो जाते हैं? कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी क्यों सामने नजर नहीं आती? देखिए, पाकिस्तान की मेरी एक किताब का नाम है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स
एवोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें मैंने शो किया है कि पाकिस्तान कैसे एक सिविलियन डेमोक्रेटिक स्टेट मत ना बन सका किसी भी तरीके से, और यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही। बल्कि आप ये कह सकते हैं जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो फिर लोग मिलिट्री इंटरवेंशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि नोबडी वांट्स कि सिविल वॉर हो जाए। लेकिन इन हालात में महल वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत क्रिटिसाइज अब लोग करते हैं कि ये आपकी वजह से सारा कुछ होता है, आप लोगों को चांस नहीं देते कि वो एक नॉर्मल हुकूमत बना सकें। तो ये एक नई सोच और एक नया तरीका है एस्टेब्लिशमेंट के मुतलिक बात करने का। इसके क्या लॉन्ग रेंज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं होंगे, वी डोंट नो। लेकिन जैसे आपने कहा है, पाकिस्तान को कोई ना कोई बेल आउट करता रहा है। अभी भी सुना है चाइना ने कोई 76 बिलियन डॉलर इन्हें दिए हैं, जो कि हम वो पे करने हैं, यानी हमारी पेमेंट हो रही है लेकिन वो डिफर कर दी हैं, पता नहीं 6 महीने के लिए या कुछ, ताकि पाकिस्तान को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो 76 बिलियन के ऊपर रेंट वो जो होती है इंटरेस्ट के साथ हमें चाइनीज को पे बैक करना है। तो ये कोई एड नहीं है, ये एक रिलीफ है, लोन रिलीफ है, जो वो जो भी उनका है वो इंटरेस्ट उसके साथ वो लेंगे। जी। तो ये जो हालात नजर आते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी नहीं खड़ा हुआ। चाइना इसलिए खड़ा हुआ था कि कहीं पाकिस्तान अब IMF की हर बात मान ही ना ले, और अगर IMF की बात मान लेता है तो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एवरीबॉडी इज यूजिंग पाकिस्तान टू देयर ओन एडवांटेज, और ये पाकिस्तान की मजबूरी पाकिस्तान के अपने लीडर्स ने अपने आप पे बनाई है। ये देखें, अभी भी अब पाकिस्तान में लोग सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो भी अपना रास्ता ढूंढा, गलत या सही, वो अपने बाजू पे किया और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अपने नेशन के इंटरेस्ट में रखी। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इंडिया के लिए, और उसकी वजह है कि इनकी पूरी स्ट्रगल है 30-40 साल की, जेलें काटी, डंडे खाए, सारा कुछ किया। मुस्लिम लीग ने तो अंग्रेज के साथ आधे घंटे के लिए भी कोई नाराजगी का कोई इजहार नहीं किया। कभी ये स्ट्रीट्स में नहीं आए, 1 घंटे के लिए नहीं आए, 10 मिनट के लिए नहीं आए। तो इनको फिर भी उन्होंने तोड़ के इंडिया को एक मुल्क इनको दे दिया। वो क्यों दे दिया? क्योंकि उन्होंने फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जिहाद में, और अब वो अफगान जिहाद भी हो गया, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई है। अब सारी दुनिया के लिए ये एक सरदर्द बन गया कि ये मुल्क है भी बहुत बड़ा, 220 मिलियन लोग हैं, ये न्यूक्लियर पावर भी है। तो इसको ये कोई आम स्टेट तो नहीं है जिसको सारे लोग इग्नोर कर दें। तो इसको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मदद मौका, अब चाइनीज ने बिल्कुल एट द वेरी एंड 76 बिलियन दे के जो IMF का स्कंजा टाइट हो रहा था ना, उसको थोड़ा सा उन्होंने वो अनटाइट तो नहीं, उसे थोड़ा सा कमजोर कर दिया है। बट फॉर हाउ लॉन्ग? मेरी तो एक ही राय है, अगर आपने अमन से रहना है और तरक्की करनी है तो हिंदुस्तान के साथ बात करो, हिंदुस्तान के अवाम और उनकी हुकूमत को अपना दोस्त समझो, अगर वो भी हमें दोस्त समझें। अगर इस किस्म का माहौल हो जाए तो पाकिस्तान के बल्ले ही बल्ले हैं, वरना ये जी, सत्यानाश है, वरना सत्यानाश है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान ने तो कितनी बार दोस्ती का हाथ और इस तरह के इनिशिएटिव्स बढ़ाने करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रिस्पांस कभी मिला नहीं। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बात करूं, IMF को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं, और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें या फिर IMF की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जब तक पाकिस्तान सरकार अपने देश के हालातों को सुधारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाती है, तब तक जी, पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं करेगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार को पहले खुद अपनी मदद के बारे में सोचना चाहिए कि हमें किस तरह के बेहतर पॉलिसीज के साथ आगे आना है, ताकि हम देश के जो हालात हैं उनको लॉन्ग रन में हम कंट्रोल कर सकें, ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन फेस ना करना देखें, पड़े? उसके लिए 2-3 पावर्स का इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। एक तो एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान मिलिट्री या आर्मी और उसके अंदर
चंद सिविल सर्वेंट्स, एक तो वो ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप हैं पॉलिटिशियंस, इधर इमरान खान है और उधर वो बाकी लॉट हैं। इनको भी इसका एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। तीसरा, हमारा मीडिया जो है, जो ये खबरें नफरत की और एक वन साइडेड फैलाता रहता है, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से वो इस्टेब्लिशमेंट है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर वो कर भी लें और ये पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करना चाहें, तब भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। और तीसरा जो है, मीडिया को जो है ये नफरत और ये इस किस्म की वन साइडेड, देखे ना, एक मीडिया इमरान खान को हीरो बनाता है, दूसरा नवाज शरीफ और उनको बनाता है। तो मीडिया जो है वो इस पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बन चुका हुआ है। हालांकि जो डेमोक्रेटिक थ्योरी में मीडिया इज इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग के दुनिया में क्या अब मुल्क में क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ सोशल मीडिया पे बात होती है, कभी कोई मुझे बुला लेता है, कभी कुछ ऐसे दोस्त बाकी बोल कर लेते, लेकिन बाकी ये सारा जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान की जो ना वो डायरेक्शन सही नहीं हो सकता। जी। अच्छा सर, इसी सब के बीच में एक और अपडेट सामने आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के से जुड़े हैं और अभी मौजूदा सरकार में मिनिस्टर भी हैं, उनका अभी जो कोalition में सरकार है उनसे ये मांग है कि एक तो सेंसस को लेके वो बात कर रहे हैं कि एक अनबायस्ड सेंसस होना चाहिए, जो डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में हो रहा है उसको लेकर, और दूसरा कि सिंध को लेकर जो फंड देने का वादा किया गया था और जिन बुनियाद पे ये उन लोगों की ये पूरी कोalition की सरकार बनी थी, उसको लेकर उनके कुछ उन्होंने डिमांड्स की हैं कि अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो शायद ये कोalition टूट भी सकता है, और जो अभी शहबाज सरकार बनी हुई है उसका टूटने का अंदेशा है। आप क्या कहते हैं इस पर? ऐसा कुछ हो अगर सकता है? बिलावल भुट्टो को तो मैं बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आदमी समझता हूँ। जिस दिन उसने ये बयान दिया था कि द बुचर ऑफ गुजरात, तो मैंने कह दिया कि दिस मैन इज नॉट रिलायबल। लेकिन अब वो सिंधी है और सिंध के अंदर सियासत करने के लिए उनको सिंध के जो हकूक़ हैं वो भी पूरे करने पड़ते हैं। तो शायद ये उसकी जो डिमांड्स हैं ये रीज़नेबल भी हो सकती हैं, मगर वो ही हिमसेल्फ आई थिंक इज नॉट द लीडर ऑफ सिंध, जो कि पाकिस्तान में या सिंध में कोई नई बात करेंगे। ये वो इस मौके पे शायद उन्होंने अकल की बात की है, लेकिन उनकी बातों में अक्सर फजूलियात भी बहुत होती है। वही, मतलब वो तो नहीं हो रहा जैसे गडरिया वाली कहानी सुनाते हैं कि वो कहता था शेर आया शेर आया। ऐसा नहीं हो कि ये बेचारा ये सच में वही है, शेर आए। शेर वाली बात ही है। तो एक दिन जब शेर आता है तो सारे को वो हड़प कर लेता है, ये मसला है। ये ऐसे ही है। हाँ जी। तो सर अभी ये भी है कि अभी इमरान खान भी अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। एक तरफ जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, पॉलिटिकल अलग सिनेरियो बना हुआ है, मतलब एकदम रंगमंच सजा रहता है अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास की बात करें। और एक तरफ आवाम है जिधर इतनी ज्यादा क्राइसिस आवाम को फेस करना पड़ रहे हैं कि दो वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल है। ऐसे में आप पाकिस्तान का भी क्या हालात बनते हुए देखते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सरकार की बात करें, या एक जो पावर एलीट है, उन सबको इस सब के बारे में कोई फिक्र भी है। और एक और अपडेट है सर, उनकी सरकार ने जीएसटी को बढ़ाया है, शायद आईएमएफ को खुश करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। छोटी कोशिशें जो हैं वो अच्छी कोशिशें हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लग्जरी जब गुड्स तक पे बढ़ाया है। ये टोटल वो जो है, सुना है कि जजों ने, जो आईएमएफ की तरफ से हुक्म था कि 5 लाख इनका होगा, वो पेंशन इन्हें मिलेगी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और वो कहते हैं 10 लाख ही हमें मिलने चाहिए। आई एम रिपोर्टिंग इट टू यू विदाउट हैविंग टाइम टू चेक इट। अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब है हमारी जुडिशरी भी आईएमएफ को रेजिस्ट कर रही है। तो अगर इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज नॉट ट्रू, देन ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विथ यू। ठीक है। तो जी। ये जब तक मैं भूल गया था,
हमारी जुडिशरी को भी एक अजीम इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा। पाकिस्तान जुडिशरी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और बहुत सालों से हो चुकी है। तो ये अच्छा, ऑर्गन भी जब तक ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल किसी भी एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जब तक सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करें, हेल्दी ना हो, तो इंसान सही तरह से नहीं होता, एक हेल्दी कंडीशन में नहीं होता। एक सर मैं एक आपसे एक जनरल सी ये बात है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। भारत में जो जब सेकंड वेव आई कोविड की तो बहुत बुरे हालात थे और सभी लोग परेशान थे और उस सब के बीच में सब अपनी चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, सारे डिफरेंस भूल करके सब एक दूसरे की मदद इस तरह से कर रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा दिल को एक तरफ तो सामने इतना बड़ा चैलेंज था कोविड का, लेकिन जिस तरह से सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे ना तो वो देखने वाला मंजर था। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अपने में मस्त हैं। किसी कहीं पे भी हम नहीं देख रहे कि कोई कम्युनिटी किचन चला दे, गरीबों के लिए कोई खाना खाने का या किसी तरह का कोई ऐसा इंतजाम। हम इस तरह की चीजें पाकिस्तान में क्यों नहीं देखते? क्यों गरीबों के लिए लोग आपस में एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ तो थोड़ा सा भी कुछ हो एक दूसरे की बड़ी मदद की जाती है। ये बड़ी दुख की बात है। वैसे देखें, हमारे जो चंद सूफिया कराम के जो हैं वहाँ पे लोग देगे बना के ले आते हैं और खाना भी मिलता है। और सुने इमरान खान ने भी कोई किचन बनाया बुनुआ, तो इतनी भी बुरी हालत नहीं है। लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना लोगों के भूखे होने का, ना नौकरी का। नहीं, ये हल नहीं है, लेकिन अब जिस तरह की वीडियोस से सोशल मीडिया पे सामने आती है, लोग एक वक्त का खाना बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आपस में एक दूसरे की मदद तो की जा सकती है ना, जब तक कोई परमानेंट। वो इनको किसी ने सिखाया ही नहीं। देखें, बात सुने, हमारे यहाँ किस्से कहानियां बताने का बहुत रिवाज है कि जी जब हजरत उमर अपना जेरूसलम पहुंचे तो उन्होंने अपने गुलाम को उसके ऊपर बिठाया हुआ था, ऊंट पर, और खुद उसकी पर पकड़ी हुई थी। अच्छा, ये बताने के बाद इनके ऊपर कोई असर हो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे ये स्टोरी बता रहे होते हैं उधर ही इर्द गिर्द जो कोई चाय सर्व कर रहा है उसको माँ बहन की गालियां ही पंजाबी में दे रहे होते हैं। तो ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। उसी तरह कोई हजरत अली का बताते हैं कि जब वो खलीफा थे तो कहते थे कि लाइट ऑफ कर दो, ये ना देखें वो कि खलीफा जो है वो पूरा खाना भी नहीं खा रहा। यानी इस किस्म की सेक्रीफाइसिंग कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी थी। जी। लेकिन लेकिन जो इनकी उमरा हैं और जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ये बातें करते हैं और करवाते हैं, उनके अपने मुलाजम को मुझे किसी ने खबर दी कि उनके घर में पता नहीं इतने लोग हैं, तो वो एक एक मुट्ठी से लेके वो क्या कहते हैं आटा उतना देते हैं जितने वो हैं, और शायद 1.5 चपाती एक एक नौकर को मिलती है। अब ये सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म के किस्से मैं सुन सुन के तो थक गया हूँ। और यहाँ का अमीर जो है वो समझता है कि उम्रा कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्टली तो आपके गुनाह अल्लाह ही बख्शेगा ना। और अपना मक्का मदीना में जाके अगर आप वो उम्रा, वो मक्का मदीना किस काम का, अगर उस अल्लाह की मखलूक भूखी बैठी है तो, और आपके सामने कोई भूखा वो है, परेशान है, अब वो कैसे आपकी इबादत कबूल हो जाएगी? वो समझते हैं कि अल्लाह को जाके रिश्वत भी दे दो ताकि हमारे सारे गुनाह जो है हम करते रहें, क्योंकि इनके ऊपर असर कोई नहीं होता। 10-10 उम्रा तुम करने जा रहे हो यार, ये कोई अकल की बात है? तुम किसी गरीब औरत की बच्ची की शादी करवा दो, किसी के ऑपरेशन जो होने वाला है पैसों की वजह से करवा दो। नहीं, बार बार उम्रे पे भागते हैं क्योंकि उसमें एग्जीबिशन बहुत होती है कि हम उम्रा करके आवाज आए की हैं। डिस्टेंबल। तो इट इज ऑल यूज्ड इन अ परवर्टेड मैनर। आपकी होली प्लेसेस को भी इन्होंने अपनी वो जो पिकनिक है ना स्पॉट ऐप बना दी। ऐप छुपाने के लिए ये एक रिचुअल बना दी है। ये बड़ा दुख दुख की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और उम्मीद करते हैं कि आवाम की जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आते हैं, भारत में ऐसा आपको यकीन मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल यकीन होगा कि भारत के लोग, अगर मैं कोई वीडियो शेयर करती हूँ तो सब बोलते हैं कि कोई डिटेल हो तो आप बताइए, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। क्योंकि दुःख होता है कि वो हैं तो हम में से ही एक, और कोई भी इंसान इस तरह से
उसके बच्चे छोटे घर पे भूखे हैं और वो एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है, तो बहुत ही दुख और अफसोस होता है। और पता नहीं वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह से एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हालात बेहतर हों और कम से कम अभी जो मुश्किल है उसमें तो लोग एक दूसरे की मदद करें, ताकि इस मुश्किल के दौर से मिलजुल कर देखिए, वक्त को आगे बढ़ा सके। हिंदुस्तान में जो ये जो जज्बा है, वो ही एक राज है कि हिंदुस्तान इतने आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। आपकी जो भी हुकूमत हो, वो रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होती है। जी। झगड़े जो भी करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये स्लोगन वो स्लोगन, लेकिन सबको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऑपोजिशन है, एक पार्लियामेंट है, तो विद इन दैट ही वो काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मदद करते हैं जब भी किसी को जरूरत होती है। मैंने तो ये बताया इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि तुम हिंदुओं को इतना बुरा कहते हो। रसूल अल्लाह को कई हिंदू जो थे अवतार मान रहे थे। हजरत अली के फॉलोअर्स हैं हिंदू, जो मैं जानता हूँ, मैं बहुत को मिला हूँ। और हमारे यहाँ हुसैनी ब्राह्मण हुआ करते थे, जो बिल्कुल थे हमारे हिंदू, हिंदुस्तान में है। लेकिन वो एक्चुअली पंजाब से शुरू हुआ है काम। जी जी, सुनील बिल्कुल दत्त, बिल्कुल। सुनील दत्त एक्टर जो हैं, वो आमने सामने बैठ, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन तो हिंदुस्तान में और स्टेट्स में भी मिलते हैं वो लोग। और भी मैं एक दफा चेन्नई गया, तो वहाँ पे जो वेस्ट पंजाब से गए हुए हैं लोग, उनको मैं किसी के से ट्रेस कर लेता हूँ। वहाँ पे पंजाबी फिर लाहौर वाली चलती है, हाँ जी जी जी। हिंदू से सारे। तो मैंने एक, मुझे लगे कि आपको आपके गुरु, मेरे गुरु में आप जरूर मिले, तो मैं चला गया। वहाँ पे जो उन्होंने शजरा दिखाया ना पीरों का, कि कौन सबसे बड़े पीर हैं, तो वो शेख अब्दुल कादर जिलानी, जो कादरी ऑर्डर के, जिन्हें गौसुल आजम कहा जाता है, और जी। 11वीं शरीफ जिनके नाम पे होती है, वो हैं। तो अच्छा। हिंदुइज्म की ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे नहीं बताई जाती, मैं हर जगह बताता हूँ। बाकी इनका कास्ट सिस्टम जो था, उससे हिंदुइज्म को बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, रिजर्वेशन यहाँ पे है, काम होता है, हर चीज़ के खिलाफ काम होता है, बिल्कुल सही है। लोगों के बीच में और ये काफ़ी हद तक ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविज़्म और अवेयरनेस इन सारी चीज़ों पे होती है। लेकिन जब बात आती है एक-दूसरे के धर्म को सम्मान देने की, तो यहाँ पर सबको बराबरी से सम्मान दिया जाता है। और ख़ास तौर से जब मज़ारों की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू, भारत में जितनी भी दरगाहें हैं, वहाँ पर हिंदू जाते मैंने हैं, सारे है श्राइन। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, मैंने जाके देखा तो जी। ज्यादा वहाँ पे हिंदू थे। और बिल्कुल, एक, किसी भी दरगाह पे चले जाएँ भारत में, आपको सबसे ज़्यादा हिंदू मिलेंगे। अभी एक पब्लिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी तकरीर कर रहे थे, तो अजान शुरू हो गई, वो चुप हो गए। बिल्कुल। यहाँ पे जो अभी हमारे हैं ना खादिम हुसैन रिजवी साहब, जी। वो तकरीर कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे भी अजान हुई, तो किसी ने कहा, मौलवी साहब अजान पे होंदी है, अजान हो रही है। कहते हो छठ है, सूरों की अजान है, ये सूरों की अजान है, क्योंकि ये वहाबी हैं। ये आप देख लें, ये अपना उसके ऊपर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको उसका मिल जाएगा। मतलब तो वहाबियों एक, का अल्लाह अलग, बरेलवियों का अल्लाह अलग। ये इस किस्म की बातें जो है ना, हुँ। मैंने कहा है कि इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग द लॉजिक ऑफ एक्सक्लूजन, वन डे यू फाइंड यू आर ऑल अलोन। ना शिया मेरे साथ खड़ा हो सकता है, ना मेरे साथ देवबंदी खड़ा हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना वो हो सकता है, तो अकेला मैं रह जाता हूँ। जी। तो ये बकवास है। इनको मैंने बार, आज भी एफसी कॉलेज में मेरा जो लंबा लेक्चर था, वो हुँ। यही था कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हुँ। प्यार की बात करो, अमन की बात करो, सब पाकिस्तानियों के इक्वल राइट्स लाओ, तो पाकिस्तान देखो कितना आगे बढ़ता है। इंडिया के साथ दोस्ती करो, ट्रेड करो, और अगले 30-40 साल में पाकिस्तान विल ऑल्सो कैच अप। ये मैंने कहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन वही है कि पाकिस्तान को खुद को पहले भरोसे के लायक बनाना होगा, इस तरह की अब पॉलिसीज़ बनानी होंगी ताकि वो तो लोग उस मेरे पे बस, भरोसा कर सकें। वो तो मैं तो सिर्फ एज अ एकेडमिक नहीं, बता सकता। एब्सोल्युटली सर, आप तो जिस तरह की कोशिश और जिस तरह काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ के जो लोग सरकार में हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी लोग इस तरह की पॉलिसीज़ बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उनका काम है। उम्मीद जी, करते हैं कि शायद आपकी बात उन तक पहुँचे और कुछ बदलाव पाकिस्तान में हमें देखने के लिए मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप चर्चा में जुड़े, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।